स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, और वो है फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बारे में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया था, लेकिन आज हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ सर्च में जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने फ्लटर टाइप करना है और यहाँ पे लिखा हुआ होगा न्यू प्रोजेक्ट। आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन और ये एम्प्टी एप्लीकेशन इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मैं यूज़ करते रहता हूँ, इसलिए मुझे ये टॉप पे सजेस्ट हो रही है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाके एप्लीकेशन लिख लेना है और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ्लटर एप्लीकेशन विद डिज़ायर कमांड एंड टेस्ट कमेंट्स एंड टेस्ट, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप लोग फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, आप लोगों ने कहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी ऐप का नाम रखना है और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने दो वर्ड्स को सेपरेट भी करना है तो यहाँ पे आप स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। और दूसरा ये लोअर केस होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर लूँगा। उसके बाद जब मैं एक नेम सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा, ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। फ्लटर डॉट क्रिएट की कमांड जो है ये फ्लटर को आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। जब आपके पास इस तरह से यहाँ पे आउटपुट के अंदर कोड एग्जिट कोड 0 स्टार्ट शो हो जाए, इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप इसको टर्मिनल को नीचे कर देंगे, क्रॉस कर देंगे यहाँ से। ये वो डिफ़ॉल्ट कोड है जो कि आपके पास हमेशा शो होगा जब भी आप अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कुछ बेसिक कोड लिखा होता है, एक इंक्रीमेंट का बटन बना होता है और वो हम आपको आगे चल के रन करके भी दिखाएंगे कैसे रन करते हैं। उससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो है ये ऐप का स्ट्रक्चर जो है। अब हम लोग जब नॉर्मली कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे हम सी प्लस प्लस करते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद सी प्लस प्लस आती हो या किसी का पाइथन का बैकग्राउंड होगा, लोगों ने ऊप वगैरह की होगी या जावा वगैरह भी इवन करके हैं आप लोग जब एक फ़ाइल बनाते हैं तो उस फ़ाइल के अंदर काम करते हैं। यहाँ पे 10-15 फाइल्स हम लोगों को शो हो रही हैं। तो इन फाइल्स का मकसद क्या होता है? सबसे पहले तो आप देखें कि आपको पता है फ्लटर जो है वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है। अब अगर आप एक कोड बेस लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है, इसी कोड को मैं आईओएस के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब एप्पल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, आईफ़ोन यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी कोड के साथ मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ और इसी कोड को मैं विंडो के लिए और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और लिनक्स के लिए सबके लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो मतलब एक सोर्स कोड है और इसको बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे रन करवाने के लिए हम लोगों को कुछ एडिशनल फाइल चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक फाइल होती हैं। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा एंड्रॉयड हो गया, उसके बाद आईओएस हो गया, उसके बाद लिनक्स की फाइल्स पड़ी हैं यहाँ पे, मैक ओएस की फाइल पड़ी हैं, वेब की पड़ी हैं और विंडोज़ की भी फाइल यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये सारी की सारी प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक फ़ाइल हैं। इनके अंदर हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं करना होता, बल्कि जब जैसे-जैसे हम लोग कोड लिखते जाते हैं तो फ्लटर इसके अंदर खुद ही चेंजेस करता जाता है। और वो चेंजेस जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं। हम लोग खुद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्लटर हमारे लिए वो ऑटोमैटिकली कर देता है। हम लोगों को इन फाइल्स के अंदर जाके कोई भी कोड वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। वो आहिस्ता-आहिस्ता फ्लटर अपने हिसाब से खुद ही बनाता रहता है और हम लोगों को सिर्फ़ कोड लिखना होता है और कोड लिखने के बाद जब हम उसको रन करते हैं, तो वो इस तरह का कोड होता है, वो हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए सूटेबल होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को एक टेस्ट की फ़ाइल मिल जाएगी। अब टेस्ट की फ़ाइल क्या करती है कि जब हम लोग कोई भी कोड वगैरह लिखते हैं, तो कोड वगैरह को अब मैंने एक कोड लिख लिया, कोड को लिखने के बाद जब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा, तो डिप्लॉय से पहले मुझे इस कोड की टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि अगर मैं इसको एंड्रॉयड के ऊपर लॉन्च करता हूँ, तो क्या इसमें कोई एरर आएगा, कोई इसमें गलती वगैरह आएगी? तो उस तरह की चीज़ें लॉन्च करने से पहले जो हम इनिशियल स्टेजेस के अंदर करते हैं, जो प्री डिफाइन होती हैं या कुछ आपको इनकी तरफ से फ्लटर की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट भी मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक डार्ट की फ़ाइल है, इसके अंदर कुछ प्री रिक्विज़िट फाइल्स पड़ी हुई हैं और कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर्स वगैरह जो हैं, उनकी एक्सेप्शन वगैरह हैंडल हुई हुई हैं और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर पड़ी होती हैं, जो कि आपको आपकी ऐप की टेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद आप लोग आ जाएँगे यहाँ पे।
ये विंडोज़ के नीचे, ये सारी की सारी जो है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले आ जाते हैं गिट इग्नोर की फाइल। आप सबको पता है गिट जो है एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, और वर्जन कंट्रोल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं और वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक बंदे ने काम करके अपलोड कर दिया और दूसरे बंदे ने उस कोड को कंटिन्यू किया, लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यूज आ गए, कोई एरर्स आ गए या कोई ऐसी अपडेट आ गई कि हम लोगों को पुराने काम से कंटिन्यू करना पड़ेगा, आज वाला काम ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब अगर वो मैनुअली एक एक लाइन हटाने लग जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम लोग गिट यूज करते हैं, वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। जिस तरह आपने देखा होगा, आप अनडू और रीडू का बटन होता है, इस तरीके से अनडू कर देते हैं हम लोग, ताकि जितना भी कोड हम लोगों ने आज के दिन में लिखा है वो सारा हट जाए, प्रीवियस कोड आ जाए बगैर किसी एरर के। तो उसको हम वर्जन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। ये इसकी बड़ी एक बेसिक सी मैंने आपको एग्जांपल दी है। ये सोच कर कि आप लोग सब जो हैं इस कोर्स में आए हैं तो आप सब लोग बिगिनर होंगे। उसके बाद मेटा डाटा। अब मेटा डाटा की असल जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि डाटा अबाउट डाटा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका क्या नाम है और वो कहाँ पे बिलोंग करता है, ये सारा उसका डाटा है। अब इस ये जो सारा डाटा है कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है और वो क्या करता है, इस डाटा को कहीं पे स्टोर करना। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिक्शनरी बनाई, उसमें एक प्रॉपर वे से मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया। वो जो एक प्रॉपर तरीका होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको मेंटेन करने का, उसको मेटा डाटा बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा जो ऐप है, अब ऐप के अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वेब के बारे में, एंड्रॉयड के बारे में, आईओएस के बारे में, लिनक्स के बारे में, मैक और उसके मैक ओएस के बारे में। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, लेकिन इस ऐप की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सारी की सारी मेटा डाटा के अंदर पड़ी होती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट कीज मिल रही हैं जिसके अंदर नंबर्स भी हैं और वो भी है। और यहाँ पे देखें प्लेटफॉर्म के लिए, मैक के लिए यहाँ पे वर्जन पड़े हुए हैं, बेस वर्जन पड़े हुए हैं, लिनक्स के लिए पड़े हैं, विंडोज़ के लिए पड़े हैं। तो यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए वर्जन होते हैं। ठीक है, ये मतलब उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एनालिसिस ऑप्शन डॉट YAML फाइल। अब ये जो फाइल है ये बेसिकली आपको एरर्स वगैरह दिखाने के लिए शो होती है। आपने देखा होगा कि हम लोग अभी आप आगे देख भी लेंगे, अगर आप लोगों ने फ्लटर में काम नहीं किया हुआ तो हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग अगर कोई एरर करते हैं या कोई सजेशन आ रही होती है हमारे पास, मैंने लिखा मटेरियल और मैंने लिखा MATE, तो मेरे पास सजेशन शो हो जाती है कि इसके आगे आप ये लिख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एनालिसिस ऑप्शन डॉट YAML में आती हैं। ये इसी तरीके से अगर हम लोगों के पास कोई एरर शो हो रहा हो, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक ऐप बनाई और उसके अंदर हम लोगों ने एक गलती कर दी, जिस तरीके से आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल हम रिटर्न स्ट्रिंग करा रहे हैं लेकिन हम लोग को रिक्वायर्ड इंटीजर था, तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा। तो वो हमारे पास रन टाइम से पहले एरर आ रहा होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई गलती की है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास एनालिसिस ऑप्शन डॉट YAML फाइल के अंदर पड़ी होती हैं। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे ये दो फाइल्स, ये जो pubspec.log और pubspec.yaml, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। pubspec.yaml फाइल जो होती है इसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं। अब पहले मैं समझाता हूँ कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती क्या हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एक ऐप है, ठीक है, और उस ऐप के अंदर मैं एक फंक्शनैलिटी चाहता हूँ कि वो इस तरीके से बिहेव करे, और वो फंक्शनैलिटी बनाने में मुझे 10 दिन लगेंगे। तो किसी ना किसी बंदे ने पहले वो फंक्शनैलिटी बनाई होगी। मैं सिंपली उस फंक्शनैलिटी को यहाँ पे लिखूंगा। फॉर एग्जांपल उस फंक्शनैलिटी का नाम है हमजा, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसका नंबर लिख दूंगा कि उस फंक्शनैलिटी का नंबर था 1.2.3.4.5। ये उसका वर्जन चल रहा है, करंट वर्जन चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली वो फंक्शनैलिटी, और उस फंक्शनैलिटी को मैं अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको कोई ना कोई फीचर दिखा भी देता हूँ। जैसे अब ये कुपर्टिनो है। अब कुपर्टिनो आइकन जो है ये iOS के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसका देखें कुपर्टिनो आइकन, उस पैकेज का नेम लिखा गया और उसके आगे उसका वर्जन बता दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जैसे फ़ॉन्ट होता है, अब डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं, हर फ़ॉन्ट को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम पहले यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके लिखेंगे फ़ॉन्ट और उसके आगे उसका वर्जन लिख देंगे, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें, मतलब उस पैकेज के अंदर जितनी चीज़ें पड़ी होंगी वो हम यूज़ कर सकते होंगे अपने ऐप के अंदर, यहाँ मेन डॉट फाइल के अंदर इस जगह पे। उसके अलावा ये जो pubspec.yaml है ये इसलिए यूज़ होती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स, अगर आप उनको वहाँ से इंपोर्ट नहीं करें
कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ नहीं कर रहे, आप खुद चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई अपना एसेट क्रिएट करें। अब आप थोड़ी देर में देख भी लेंगे, जब हम अपना फर्स्ट ऐप क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जब काम करना स्टार्ट करेंगे, हम चीज़ें अपने फ़ोल्डर बना के क्रिएट करते हैं और उनका पाथ जो है हम इस जगह पे आके डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये फ़ॉन्ट फैमिली दी हुई है और फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ेज़ दिए हुए हैं कि डिफरेंट साइज़ेज़, और ये एक और फ़ॉन्ट फैमिली दी हुई है और उसके साइज़ेज़ और वेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन है। इसी तरीके से अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरी वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज उसके अंदर शो हो, तो इसके अंदर तो कहीं पे भी मेरी इमेज शो नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने लिब फ़ोल्डर के अंदर, या फिर यहाँ पे जाके मैं अपने एक एसेट का फ़ोल्डर बना लूँगा। उस फ़ोल्डर के अंदर मैं अपनी इमेज डाल दूँगा। अब एक फ़ोल्डर के अंदर मेरी इमेज पड़ी है, लेकिन फ्लटर को कैसे पता चलेगा कि इमेज है? तो मैं सबसे पहले इस जगह पे आऊँगा एसेट्स में, इसको अनकमेंट करूँगा। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने फ़ोल्डर का नेम लिखूँगा, यहाँ पे इमेज का नेम लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ़ोल्डर का नेम है एसेट्स, और यहाँ आ जाऊँगा। अब इस जगह पे आके मेरी पिक्चर का नेम था हमज़ा, और उसके आगे मैं अपना फॉर्मेट बता दूँगा। मेरे पास जो फॉर्मेट है वो पीएनजी की फाइल है। तो मैंने अब ये डिफाइन कर दिया, इसका मतलब है फ्लटर को पता चल गया कि मैंने कोई ऐसी पिक्चर है वो ऐड की है जो कि पहले नहीं थी लेकिन अब ऐड कर दी गई है, और उसका पाथ यहाँ पे पड़ा है। तो जब भी मुझे वो यूज़ करनी होगी, मुझे उसको हर बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपली उसके नाम और आगे उसके पीएनजी लगा के मैं उस फाइल को या उस पिक्चर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा सारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अब हम चलते हैं वापस अपने मेन फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे का सारा बिल्डिंग कोड लिखा गया। अब इसको रिमूव करके हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो करनी है, जो ज़रूरी है, वो बताना ये था कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है एमुलेटर ऑन करने की या बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करने की। ठीक है, अब आप अगर एमुलेटर ऑन करते हैं और आपके पीसी के स्पेक्स इतने ज़्यादा नहीं है, आप बिगनर हैं, तो बिगनर के लिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप सिंपली इसको क्रोम पे लॉन्च कर लें। और जितने फीचर्स आपको वहाँ पे मिलते हैं बेसिक के लिए, मुझे पता है कि एडवांस में जब आप लोग जाएँगे तो आप लोगों को एमुलेटर की और रनिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, या आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आप बेसिक हैं और अगर आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। तो बेसिक के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिंपली यहाँ पे जाएँ, और आप लोगों को किसी उसकी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग आप लोगों के पास एक डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ऑफलाइन एमुलेटर भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप इसको क्रोम या एज पे लॉन्च कर लें। यहाँ से आप इसको क्रोम पे लॉन्च कर लेंगे और कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ये ओपन कर देगा उसको। तो ये देखें, जब आप इसको रन कर लेंगे, रन करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा और आप लोगों के पास इस तरह स्क्रीन शो हो रही होगी। और आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको एमुलेटर पे ऑन करें अगर आपके पीसी के स्पेक्स बहुत कम है। और जब मैं बिगनर था तो मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया था, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस पे टाइम ज़ाया ना करें और डायरेक्ट आप लोग सीखना स्टार्ट करें। और ये चीज़ भी आप लोगों को उतना ही फ़ायदा देगी जितना कि आप लोग एमुलेटर यूज़ करते हैं तब होता है। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली इसको एक बार रिफ्रेश कर लें, और आप लोगों के पास ये इस तरह से रन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने वो काम नहीं करना, मतलब कि आप लोगों ने आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर एक मोबाइल ही नज़र आ रहा हो, तो उसका भी अल्टरनेटिव है। अगर आप लोगों के पास आपके लैपटॉप या आपके पीसी में इतने स्पेक्स नहीं है या आप बिगनर हैं, तो आप सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट पे देखिए इंस्पेक्ट का ऑप्शन होगा। इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेकंड इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेना है और यहाँ डायमेंशंस पे चले जाना है। अब यहाँ से आप अपना कोई भी मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईफोन 12 प्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आईफोन 12 प्रो की डायमेंशंस में ये स्क्रीन सेट होगी। अब मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे अब साइड के ऊपर कुछ नहीं आ रहा। अब जितनी स्क्रीन की साइड होनी थी उतना ही यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन शो हो रही है हमारी। तो इसके बाद हम लोग मज़ीद सीखना स्टार्ट करेंगे फ्लटर के कोड के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने आपको
फ्लटर का जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं उनके बारे में बताया है, और प्रोजेक्ट को रन करने के बारे में बताया। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।